साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइकबोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 10 अगस्त 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से कुछ खास खबरें, खास सूचनाएं आप सब तक पहुंचाने के लिए। तमाम साथी पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे और जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आप सबको घर बैठे अपडेट मिलती रहे आपके भुगतान के संदर्भ में। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देंगे, लाइक और कमेंट भी कर देंगे साथियों, ताकि हम आपकी समस्या और सुझाव को प्राप्त करके उसके अनुरूप आपके भुगतान की रणनीति बना सकें। तो स्वागत है आप सबका आज के इस विशेष एपिसोड में। एक बड़ी खबर बिहार से आई है साथियों। बिहार सरकार ने 625 ऐसी निधि कंपनियों पर बर्ड्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए हैं, जो बिहार में गैर कानूनी रूप से जमा योजनाएं ले रही थीं या जमा योजनाएं संचालित कर रही थीं। साथियों, इस खबर में बताया गया है कि किसी भी निधि कंपनी को जन साधारण से कोई भी जमा योजना स्वीकार करने का अधिकार नहीं है। अगर कोई निधि कंपनी आम जनता से जमा राशि स्वीकार करती है किसी भी नाम पर, तो वो गैर कानूनी है। ऐसी निधि कंपनी और उसके संचालकों के खिलाफ बर्ड्स एक्ट 2019 और नई भारतीय न्याय संहिता की धारा 111, 318 के तहत मुकदमा पंजीकृत होगा। उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होगी। और बिहार सरकार ने ऐसी तमाम जो भी निधि कंपनी बनाकर के लोग बिहार में इस तरह का गैर कानूनी कारोबार कर रहे हैं, उनका जर्नल सर्वे कराया है और ऐसी 625 निधि कंपनियों का पता चला है जो गैर कानूनी रूप से बिहार में जमा योजनाएं चला रही हैं। और इनमें लगभग 400 करोड़ रुपए आम जनता का जमा है, जो समझिए कि एक तरह से डूब गया है। अगर आपका भी देश भर में किसी निधि कंपनी में कोई पैसा जमा है साथियों, तो आप भी ये समझ लें कि वो पैसा आपका डूब चुका है या डूबने वाला है। इसलिए जल्दी से जल्दी ऐसी निधि कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं। अपने क्षेत्र के थाने में जाकर, अपने जिले के एसपी के यहाँ जाकर, अपने जिलाधिकारी के यहाँ जाकर, जिस कंपनी ने भी आपको गुमराह करके इस तरह की जमा योजनाएं चलाई हैं। ये पूरे देश के लिए मैं बता रहा हूं, कोई ज़रूरी नहीं है कि बिहार के साथ ही कराएं। बिहार वालों का तो हो ही रहा है, सरकार ने खुद आदेश कर दिया है। लेकिन देश के दूसरे हिस्सों के लोग भी निधि कंपनियों में अपनी मेहनत की कमाई को जमा नहीं करवाएं, अन्यथा वो फंस जाएगी, डूब जाएगी। ऐसी कंपनीज के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई करवाएं और अपना पैसा बर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत सरकारी सक्षम अधिकारी से प्राप्त करने हेतु अपना दावा दाखिल करें अपने नज़दीकी जिले या तहसील में। इस तरह की बहुत सारी कंपनी साथियों देश में चल रही हैं। उन्नति जैसे निधि बना ली है उसने, टोगो रिटेल मार्केटिंग वाला जो ठग था, पीपीएस सेठी, उसकी कंपनी है। वो भी लोगों से जमा राशि स्वीकार कर रहा है। एक गिव एंड टेक नाम की है, एक दौलत प्राइड है, और बहुत सारी हैं देश में। किसी ने क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर जमा योजनाएं चला रखी हैं, किसी ने निधि, किसी ने कंपनी, किसी ने कॉरपोरेशन, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। इस तरह देश के लोगों को गुमराह किया जा रहा है। और हमारी जो लड़ाई है वो इस संगठित अपराध ठगी के खिलाफ है। चूंकि देश के 42 करोड़ लोग वर्ष 2019 तक ठगी का शिकार बन चुके थे और अब उसमें और इजाफा हो गया है, बढ़ोतरी हो गई है। हमारी सरकार ने द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 बनाकर इस तरह की तमाम कंपनीज पर, निधियों पर, फर्म्स पर, एसएसजी पर, एनबीएफसी पर, बैंक्स पर और
मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर उनकी इस तरह की जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था और जनता के लिए इसी कानून में जो ठगी पीड़ित जो इन कंपनीज की या निधियों की या सोसाइटीज की या फर्म्स की ठगी का शिकार बने हैं उनके लिए ये प्रोविजन कर दिया था इसी एक्ट में कि आप अपने नज़दीकी सहायक सक्षम अधिकारी के यहाँ या सक्षम अधिकारी के यहाँ आवेदन करके अपनी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में वापस ले सकते हैं। ऐसे मामलों का ट्रायल करने के लिए सरकार ने पूरे देश भर में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी बनाई, नोडल एजेंसीज बनाई, सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी बनाए। लेकिन साथियों, पूरी तरह तो खैर ये ठग कंपनीज या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी बैन नहीं हुई, आज भी चल रही हैं देश में इस कानून के आने के बाद। लेकिन लगभग 3 लाख कंपनीज और मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, फर्म, निधि वगैरह, कॉरपोरेशन वगैरह को बैन किया गया, जिनमें 42 करोड़ लोगों का पैसा जमा था जो एक तरह से डूब गया, फंस गया, और जो 1.5 से 2 करोड़ एजेंट लोग इन ठग कंपनीज या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज की इन स्कीम्स में काम करते थे वो भी बेरोजगार हो गए और उनके गले पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक गई। गिरफ्तारी की तलवार इसलिए मैं कह रहा हूं चूंकि रोजाना आए दिन ऐसे मुकदमे आपको देखने को मिलते होंगे जब निवेशक एजेंट्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। हालांकि अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 आने के बाद इन मुकदमों में कमी आई है, लेकिन फिर भी जो चालाक किस्म के निवेशक होते हैं या जिनके पास थोड़ा पैसा होता है वकीलों को देने के लिए, वो कोई न कोई तिकड़म बढ़ाकर एजेंट्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाई देते हैं और एजेंट्स को जेल जाना पड़ता है या पैसा वापस करना पड़ता है या पलायन करना पड़ता है या अपनी जीवन लीला समाप्त करनी होती है। 4 ही परिणाम होते हैं किसी भी ऐसे मुकदमे के जिसमें एजेंट्स को भी मुजरिम बना दिया जाता है। आज भी ललितपुर झांसी से खबर आई है कि हमारे कई एजेंट्स को वहाँ कोतवाली में बिठा रखा है और दरोगा जी दबाव बना रहे हैं कि या तो पैसा दो, नहीं तो मैं FIR लॉन्च करूंगा, जेल भेज दूंगा। तो साथियों, ये समस्या आज भी बनी हुई है। इससे निपटने का यही तरीका है कि आप सब संगठित हों, भयभीत ना रहें। सबसे पहली बात तो चूंकि इस तरह के फर्जी मुकदमों में किसी को फांसी नहीं होती है, इस तरह के फर्जी मुकदमों में बहुत साधारण तरीकों से बेल हो जाती है और बाद में जब ट्रायल होता है या आप भी जब क्रॉस कार्रवाई कर देते हैं तो ऐसा फर्जी मुकदमा चलाने वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो जाता है और ऐसे पुलिस अधिकारियों को भी सजा मिलती है जो बिना इन्वेस्टिगेशन के एजेंट्स पर नाजायज दबाव बनाने के लिए इस तरह के फर्जी मुकदमे केवल एक शिकायत मात्र पर दर्ज कर लेते हैं। चूंकि ये जो ठगी के मामले हैं ये इन्वेस्टिगेशन के मैटर होते हैं और विदाउट इन्वेस्टिगेशन इनमें FIR ना पहले हो सकती थी ना अब हो सकती है। लेकिन अब इतना बदलाव अवश्य आ गया है कि धारा 111 जो भारतीय न्याय संहिता 2023 की है उसमें इसको चूंकि संगठित अपराध घोषित कर दिया गया है, मृत्युदंड का प्रावधान कर दिया गया है, तो उसमें एजेंट्स को भी पार्टी बनाया जा सकता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग इस तरह की फ्रॉड जमा योजनाओं में या इस तरह की फ्रॉड स्कीम्स चलाने वाली किसी भी कंपनी या निधि वगैरह में काम ना करें। कोई दूसरा रोजी रोटी का काम कर लें जिससे आप अपना और अपने परिवार का जीवन यापन शांतिपूर्वक कर सकें। साथियों, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है देश के 42 करोड़ लोगों का भुगतान करवाना, देश के 1.5 से 2 करोड़ एजेंट साथियों को सुरक्षा और सम्मान दिलवाना। और इसके लिए साथियों हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि देश में एक विशाल जनमत तैयार हो, एक बड़ा संगठन तैयार हो जो इस न्याय की मांग को पुरजोर तरीके से उठाए और सरकार इस कानून की अनुपालना करने के लिए विवश हो जाए। चूंकि यदि तमाम
निवेशकों का भुगतान हो जाता है तो फिर जो ये एजेंट्स पर कार्रवाइयां की जा रही हैं, झूठी भी और सच्ची भी, वो कार्रवाइयां स्वतः रुक जाएंगी। तमाम एजेंट्स को स्वतः सुरक्षा मिल जाएगी और सम्मान मिल जाएगा। और चूंकि एजेंट भी प्रथम निवेशक होता है किसी भी कंपनी या निधि या सोसाइटी का, उनका जो पैसा डूबा है, फंसा हुआ है, वो भी उन्हें वापस मिल जाएगा। तो देश में 42 से 44 करोड़ परिवारों के बीच में एक शांति और सद्भाव का माहौल बन जाएगा और ये जो गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है ये टल जाएगी। करोड़ों लोगों के जीवन में जो अंधकार छा चुका है वो मिट जाएगा। हमारे संगठन की ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार तप जप की यही लड़ाई है। लेकिन दुखद ये है कि हमारे अनेक प्रयासों के बावजूद भी सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है और सरकार ने कानून बन जाने के 5 साल के बाद भी भुगतान आरंभ नहीं किया है, जो नाकाबिले बर्दाश्त है और सरकार का अक्षम्य अपराध है। इस अपराध के लिए सरकार को माफी नहीं दी जा सकती, चूंकि सरकार की लापरवाही, उदासीनता और ठगों के साथ मिली भगत के कारण हमारे 5 लाख से ज्यादा लोग जो ठगी की घटनाओं के शिकार बने हैं वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं और करोड़ों लोग पलायन कर चुके हैं अपने घरों से और परिवारों से। तो इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो केवल और केवल सरकार है, हमारा बेईमान सिस्टम है, जो आज भी हमारी न्यायपूर्ण वैधानिक मांग को मान नहीं रहा है। और इसलिए साथियों, हमने ये निर्णय लिया है कि 1 सितंबर 2024 से हम इस पूरे बेईमान सिस्टम के खिलाफ अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन सत्याग्रह के माध्यम से करेंगे और तहसील, कलेक्ट्रेट, राज्य की राजधानी, विधानसभा, सचिवालय, मुख्यमंत्री आवास, राजनिवास, राजभवन, संसद भवन, जहां भी स्थान मिलेगा वहां हमारे संगठन के साथी और देश के ठगी पीड़ित मिलकर के सरकार के विरुद्ध अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन आरंभ करेंगे और सरकार से अपनी जमा राशि वापस पाने की मांग करेंगे। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के अंतर्गत। और यदि सरकार इस मांग को नहीं सुनती है तो हम सरकार से इस्तीफा देने की मांग करेंगे, संपूर्ण क्रांति का आह्वान करेंगे और देश को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए इस सरकार को सत्ता से, शासन से हटाने का काम करेंगे। साथियों, सरकार आम जनता, जनसाधारण की पीड़ा को सुनना नहीं चाहती साथियों। और यदि ठग और चोर टाइप के लोग थोड़ा सा हो हल्ला मचा देते हैं तो सरकार उनके सामने झुक जाती है और न्याय का भी गला घोंट देती है। लेकिन एक न्यायपूर्ण मांग जो देश के 42 करोड़ से ज्यादा परिवारों से जुड़ी है, जिनकी मेहनत का पैसा सरकार के कारण ही किसी न किसी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में डूबा, चूंकि सरकार ने इनको लाइसेंस दिए थे। सरकार की ड्यूटी थी कि इन पर निगरानी करती है, इस तरह से जनसाधारण से जमा योजनाओं के नाम पर उनका पैसा नहीं हड़प पाते। लेकिन सरकार ने अपना काम नहीं किया, बल्कि स्वरोजगार मेले लगाकर ऐसी कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट किया और कहीं कहीं तो स्वयं प्रधानमंत्री ने ऐसी ठग कंपनीज या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट किया, उनके उद्घाटन किए, उनकी स्कीम्स का अनावरण किया। और मुख्यमंत्री तो देश का ऐसा कोई नहीं होगा जिसने इस तरह की फ्रॉडुलेंट स्कीम्स को प्रमोट ना किया हो। सांसद, विधायक, डीएम, एसपी तो बेचारे हैं ही क्या उनके सामने, जब प्रधानमंत्री और वो मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो साथियों, ये सब सरकारी संरक्षण में हुआ। देश के 42 करोड़ से ज्यादा लोग ठगी का शिकार बने। महामहिम राष्ट्रपति तक के नाम का इस्तेमाल ठग कंपनीज ने अपनी स्कीम्स को प्रमोट करने के लिए किया, जिसमें सबसे बड़ा नाम सहारा इंडिया परिवार का है, पीएसएल पल्स का है, हीरा गोल्ड का है, बाइक बोट का है, टोगो रिटेल मार्केटिंग का है, जीसीए का है,
कल्पतरु का है, कल्पवट का है, कर्म भूमि का है, आदर्श मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का है, संजीवनी का है, नवजीवन का है, जनशक्ति का है, ट्रिनिटी का है, जेकेबी का है, विश्वास ट्रेडिंग का है और बहुत सारी ऐसी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनीज फर्म वगैरह हैं जिन्होंने राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और गवर्नर और तमाम सेलिब्रिटीज के नामों का इस्तेमाल करके देश के भोले भाले निर्दोष लोगों की मेहनत का पैसा हड़पा और अब वो पैसा कानून बन जाने के बाद भी उन्हें वापस नहीं मिल रहा है। तो ये स्वाभाविक है साथियों कि ठगी पीड़ितों के मन में क्षोभ पैदा हो, क्रोध आए और वो अपने पैसे की, अपने भुगतान की मांग को लेकर घरों से बाहर निकलें, सड़कों पर आएं। साथियों ये बहुत अत्यावश्यक है और इसके लिए मैं आपसे कहना चाहूँगा एक नज्म के माध्यम से कि कौन यहाँ दो बार मरा है, कौन अमर है बोलो, सच्चाई के लिए मौत से हंस के टकरा जाओ, सच्चाई के लिए मौत से हंस के टकरा जाओ, सूरज का रथ देख रहा है साथी राह तुम्हारी, इस धरती पर नई रोशनी नया सवेरा लाओ। सब ग्रंथों का सार यही है, गांठ बांध लो इसको और बात नहीं बनती बातों से, करके कुछ दिखलाओ, सूरज का रथ देख रहा है साथी राह तुम्हारी, इस धरती पर नई रोशनी नया सवेरा लाओ। हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश पिद्दी सा साथियों चिड़िया जैसा मुल्क है हमारे सामने। वहाँ की जनता ने अपनी ताकत का एहसास अपने बेईमान सिस्टम को दिखाया। वहाँ की प्रधानमंत्री को अपने मंत्रिमंडल सहित इस्तीफा देकर देश छोड़कर भागना पड़ा। एक बेईमान तानाशाह देश छोड़कर के भागी और उसे दुनिया में आज कहीं शरण नहीं दे रही। कुछ बेईमान तानाशाह जो शासन में बैठे हुए हैं दूसरे मुल्कों में, वो अवश्य उसका पक्ष ले रहे हैं, लेकिन कोई भी शांति प्रिय मुल्क बतौर राष्ट्र, बतौर कंट्री उसको संरक्षण देने को, शरण देने को तैयार नहीं है। निश्चित रूप से उसे बांग्लादेश की नई सरकार अपने देश वापस बुलाएगी, उस पर मुकदमा चलेगा और वहां के कानूनों के अनुसार उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। आज आपने देखा होगा कि वहां की जनता ने केवल प्रधानमंत्री के इस्तीफे को से मन में संतोष नहीं लाई। उसने कहा ये चीफ जस्टिस भी बेईमान है, ये भी इस्तीफा दे। तो संपूर्ण सुप्रीम कोर्ट बांग्लादेश के जजेस को भी इस्तीफा देना पड़ गया है, क्योंकि जजों की भी ड्यूटी होती है साथियों। वो भी जब छोटी छोटी चीजों पर सुओ मोटो एक्शन ले सकते हैं, अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करके निर्णय दे देते हैं, उन चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में 42 करोड़ परिवारों के साथ ठगी की संगठित सुनियोजित घटनाएं हुई, लाखों लोगों की जीवन लीला समाप्त हो गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी ने सुओ मोटो एक्शन नहीं लिया, किसी ने अपने विवेक का परिचय नहीं दिया, बल्कि जो याचिकाएं पीआईएल्स पीड़ितों ने फाइल की उनको भी रद्दी के टोकरे में सुप्रीम कोर्ट ने फेंक दिया। तो इसे आप क्या कहोगे कि सुप्रीम कोर्ट में भी वही होता है जो ठग चाहते हैं। केवल सरकार ठगों से मिली हुई नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय तक ठगों के खिलाफ कोई कानूनी या न्यायिक कार्रवाई नहीं करना चाहता। केवल लोगों के क्रोध को शांत करने के लिए कभी कभी ऐसे जजमेंट पास कर देता है, जनरल जजमेंट जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती, जिन्हें सिस्टम नहीं मानता है। और सुप्रीम कोर्ट की ताकत तो वैसे भी आप जानते हैं कि कुछ है नहीं साथियों। ये तो अभी कल तय हो गया कि सुप्रीम कोर्ट की पावर हमारे देश में कोई ज़्यादा नहीं है। तो जो लोग सुप्रीम कोर्ट को लेकर बहुत ज़्यादा होप में रहते हैं, उनको समझ जाना चाहिए कि आप पीआईएल फाइल कर लो, सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल कर लो, कुछ और कर लो, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ जाने के बाद भी आपका भुगतान नहीं होगा, क्योंकि ठग सरकार में बैठे हैं। और जब सरकार में ठग बैठे होते हैं या सरकार ठगों के सामने झुक जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश वैसे ही रद्दी की टोकरी में फेंक दिए जाते हैं। जैसे सहारा इंडिया के मामले में वर्ष 2012 में आया हुआ फैसला सुप्रीम कोर्ट का रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। पीएसीएल पल्स के मामले में आया वर्ष 2016 का फैसला, रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया सुप्रीम कोर्ट का।
आदर्श मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मामले में हाई कोर्ट के दर्जनों फैसले रद्दी की टोकरी में इसी सरकार ने फेंक दिए और दोस्तों आज तक लोगों का पैसे का भुगतान नहीं हुआ। तो इससे आपको समझ लेना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के आदेश कोई महत्व नहीं रखते हैं, ये केवल आप सबको गुमराह करने के लिए हैं, आपको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 से दूर ले जाने के लिए हैं। कल का ही उदाहरण मैं दे दूं साथियों, आरक्षण में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की एक एडवाइजरी आई थी 1 अगस्त को कि SC ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए जो आरक्षण है उसमें कुछ जातियों के लोगों को ही उसका लाभ मिला है। जो कमजोर जातियां हैं या जिनकी संख्या कम है उनको इस आरक्षण प्रणाली का कोई लाभ नहीं मिला है। इसलिए राज्य चाहें तो अपने यहाँ सब कैटेगरी बनाकर उन जातियों को अलग से आरक्षण, अलग से कोटा निर्धारित कर सकते हैं जिनका प्रतिनिधित्व अभी तक सरकारी सिस्टम में नहीं हुआ है। केवल ये एडवाइजरी थी, कोई आदेश नहीं था सुप्रीम कोर्ट का। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल भी यही था कि क्या राज्य या केंद्र आरक्षण में आरक्षण यानी उपवर्गीकरण का प्रावधान कर सकते हैं या आरक्षण का उपवर्गीकरण कर सकते हैं। तो ये सलाह सुप्रीम कोर्ट पर मांगी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इसे यस कर दिया था कि हाँ, राज्यों को ये अधिकार है कि वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन कुछ जज साहिबान ने उसमें क्रीमी लेयर की व्यवस्था के लिए भी सजेस्ट कर दिया कि क्रीमी लेयर भी होना चाहिए कि जिस परिवार की कई पीढ़ियां प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी की सेवाओं में रही हैं, या पूरा का पूरा परिवार प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी या तृतीय श्रेणी की सेवाओं में है, ऐसी फैमिलीज को आरक्षण के दायरे से बाहर कर देना चाहिए। अब दोनों बातें साथियों इतनी न्यायपूर्ण हैं, इतनी बेहतरीन हैं सलाह सुप्रीम कोर्ट की कि इसका विरोध कहीं नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो आरक्षण चोर हैं या कहें जो आरक्षण के नाम पर मलाई चाट रहे थे अब तक, उन सब ने मिलकर इसका विरोध कर दिया। 31 अगस्त को भारत बंद का ऐलान कर दिया और तमाम जो मलाईदार पदों पर लोग हैं वो कल प्रधानमंत्री से जाकर के मिले और प्रधानमंत्री ने बाकायदा कैबिनेट की बैठक बुलाई और सुप्रीम कोर्ट की इस एडवाइजरी को, निर्णय भी कह सकते हैं तकनीकी रूप से, खारिज करने का ऐलान कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि चोर, चकोर, ठग, सत्ता का बेजा इस्तेमाल करने वाले लोग जब संगठित होकर कोई बात कहते हैं तो सरकार सुप्रीम कोर्ट तक के खिलाफ खड़ी हो जाती है। और ऐसी सरकार की खिलाफत करना दोस्तों देश के प्रत्येक उस नागरिक का राष्ट्र धर्म बन जाता है, पहला फर्ज बन जाता है, जो भी अपने देश को अंश मात्र भी प्रेम करते हैं। तो मैं आह्वान करता हूं संपूर्ण देश का, 1 सितंबर 2024 से दोस्तों रविवार का दिन है, भगवान सूर्य नारायण का दिन है। हालांकि अवकाश होता है उस दिन, लेकिन उसके पश्चात भी आप सबको अपने घरों से बाहर निकलना है और इस अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन को इतनी ताकत देनी है कि एक दिन भी आपका विरोधी बेईमान सिस्टम झेल नहीं पाए और जो संसद ने आपको भुगतान की गारंटी का अधिकार दिया है वो अधिकार आपको अविलंब मिल जाए, और वो ना मिले तो फिर इस बेईमान सिस्टम का सर्वनाश तय कर दिया जाए साथियों। इसलिए पूरे देश के तमाम राष्ट्र प्रेमी, देश प्रेमी लोगों से, ठगी पीड़ितों से, एजेंट साथियों से मैं अनुरोध करूंगा कि 1 सितंबर 2024 को आप सब अपने अपने क्षेत्र के धरना स्थलों पर पहुंचें। वो चाहे तहसील में हो, चाहे कलेक्ट्रेट में हो, चाहे विधानसभा पर हो, चाहे सचिवालय पर हो, चाहे संसद भवन पर हो, चाहे राजभवन पर हो, चाहे राजनिवास पर, चाहे मुख्यमंत्री आवास पर, चाहे किसी चौक पर या चौराहे पर। लेकिन आप सबको उसमें अपनी भागीदारी देकर अपनी राष्ट्रभक्ति का, ईमानदारी का, नैतिकता का साथियों परिचय देना है जोरदार ढंग से। और मैं खुद
सड़कों पर रहूँगा, आपके सबके साथ रहूँगा। कोई साथी ये न सोचे कि साहब मैं घर में बैठ जाऊँगा, आपको उसके लिए आपका कुछ अहित करवाने के लिए मैं 1 तारीख को, जिस दिन ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है, तो फतेहपुर यूपी में रहूँगा। 1 सितंबर को वहाँ कार्यक्रम में शिरकत करूँगा। 2 तारीख को बांदा में रहूँगा। 3 तारीख को महोबा रहूँगा और 4 तारीख को हमीरपुर रहूँगा और 5 तारीख को उरई रहूँगा। और ये क्षेत्र इसलिए चुना है चूँकि बुंदेलखंड का क्षेत्र है, बहुत गरीब पिछड़ा क्षेत्र है और इतिहास की दृष्टि से देखें तो ये वीरों की भूमि है, जहाँ लोगों ने घास की रोटी खा के, सूखी रोटी खा कर के भी अन्याय के खिलाफ, बेईमानी के खिलाफ क्रांति की है। अन्याय का, बेईमानी का, ठगों का सिर कुचला है। इसलिए मैं भी उस वीर भूमि बुंदेलखंड से इस महायज्ञ की शुरुआत करने जा रहा हूं। आपके साथ रहूंगा और उसके बाद 6 और 7 को, चूंकि मेरे दिल्ली में 2 बहुत अर्जेंट कोर्ट केस हैं, तो मैं दिल्ली रहूंगा 6 और 7 को। और अगले दिन साथियों मैं महाराष्ट्र निकल जाऊंगा, चूंकि 10 तारीख से महाराष्ट्र में भी कई कार्यक्रम लगे हुए हैं। पहला कार्यक्रम चंद्रपुर होगा, वहाँ के बाद अगले कार्यक्रम वहाँ के साथी तय कर लेंगे और लगभग 1 सप्ताह वहाँ भी हम रहेंगे और महाराष्ट्र के साथियों को भी ताकत देंगे, ताकि हम न केवल देश के 42 करोड़ लोगों का भुगतान करा सकें, बल्कि देश के तमाम एजेंट बंधुओं को, भगिनियों को सुरक्षा और सम्मान दिलाकर हिंदुस्तान को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित कर सकें। खबरें बहुत सी हैं, लेकिन खबरें तो तमाम साथी बताते रहते हैं। मेरे इस वीडियो संदेश को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना साथियों, और चूंकि ये बहुत ज़रूरी है और तमाम साथी संगठन की मेंबरशिप को भी बढ़ावा दें। और ये जो पसीना मैं बहा रहा हूं, इसकी आप सब लाज रखें, स्वयं भी पसीना बहाएं और अपने लहू और पसीने को एक करके इस पूरे बेईमान सिस्टम को खत्म करने के लिए आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत साथी।